हेलो, नमस्कार। उज्ज्वल एचडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं रामवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे, पाठ क्रमांक 6। ठीक है, इसका नाम है तुम्हारी यह दंतरुत मुस्कान और फसल। इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पहले हम इसकी पाठ के संबंधित कुछ मोटी मोटी बातों को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो जैसे कि इस कवि के माफ़ी चाहूँगा, इसके पाठ के रचयिता है नागार्जुन। तो जैसा कि कवि नागार्जुन का जन्म 1911 के बिहार प्रदेश के दरभंगा ज़िले में इसका जन्म हुआ था और 1998 में इनका देहांत हो गया था। और भी कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कई बार यहाँ से रचनाएं पूछ ली जाती हैं कि नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन की रचनावली को कितने भागों में बांटा गया है। तो 7 खंडों में। ठीक है, कितने खंडों में? 7 खंडों में। ठीक है, और इन्हें कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भी। ठीक है, और भी कई पुरस्कार हैं, जैसे राजन पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। और मातृभाषा मैथिली में भी यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मैथिली भाषा में उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो यात्री, ये ध्यान देने वाली बात है। तो उन्हें यात्री के नाम से जाना जाता है मैथिली भाषा में। ठीक है, अब हम आगे पाठ की व्याख्याओं की ओर ले चलते हैं आपको। ठीक है, तो पहला जो है, तो जैसा कि व्याख्या करने से पहले हमें आवश्यकता पड़ती है संदर्भ की। तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के यह दंतरुत मुस्कान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है कवि नागार्जुन जी हैं। फिर संदर्भ के बाद आवश्यकता होती है प्रसंग की। किसकी? प्रसंग की। तो प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत पद में कवि नागार्जुन जी ने बच्चे की मनमोहक मुस्कान का वर्णन किया है। उसके बाद आवश्यकता होती है व्याख्या। अब अंत में हम करेंगे व्याख्या। तो कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतरुत मुस्कान। तो इस पाठ में कवि नागार्जुन जी ने बालक की मुस्कान का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। तो कवि कहता है कि हे बालक, तुम्हारी यह दंतरुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये मुस्कान, बच्चे की मुस्कान इतनी अद्भुत है कि वो एक मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण डाल सकती है ना। ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण भी हो जाता है ये दोनों पंक्तियाँ। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन कवि की कल्पना है। तो कवि ने कहा है कि बच्चे की जो प्यारी मुस्कान होती है वो इतनी सुंदर होती है, इतनी अद्भुत होती है कि एक मृत व्यक्ति में भी संजीवनी का काम कर देती है। तो धूल धूसर तुम्हारे ये गात मीन्स होता है गाल। ठीक है, धूल दूसर तुम्हारे ये गाल, यानी कि तुम्हारे ये गाल धूल दूसरित यानी कि धूल से सने हुए होने पर भी, ठीक है, धूल से सने होने पर भी ये गाल बहुत ही जो है सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो जलजात मीन्स होता है कमल। ठीक है, तो जलजात।
तो कवि कहता है कि छोड़कर तालाब और जो कमल है ना, क्योंकि बच्चे को यहाँ की कमल से तुलना की गई है बच्चे की, तो कवि कहता है कि भले ही बालक झोपड़ी में रहने वाला हो, वो भी एक कमल के समान सुंदर प्रतीत होता है। इसलिए कहता है कवि कि झोपड़ी में भी वो बालक जो है किसके समान प्रतीत होता है, कमल की भांति प्रतीत होता है। परस पाकर, परस का मतलब होता है स्पर्श, परस का मतलब होता है स्पर्श, कि स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जब जल बन गया हो का कठिन पाषाण, कि जब तुम्हारा स्पर्श पाया ना तो कोई जल भी क्या बन गया होगा, कठोर पाषाण बन गया होगा, क्योंकि तुम्हारे स्पर्श से जल भी जो क्या बन जाता है, पाषाण बन जाता है। फिर आगे हम आपको ले चलते हैं आगे पट में। फिर कवि ने आगे कहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लगे, झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तो कवि आगे कहता है कि तुम्हारे स्पर्श से ही ऐसा लगने लगता है कि शेफालिका के फूल खिलने लगते हों। वांस था कि बबूल, ये कह पाना मुश्किल है कि वो वांस था या बबूल था, लेकिन तुम्हारे स्पर्श से ऐसा लगने लगता है कि दोनों से ही जो है शेफालिका के फूल खिलने लगते हैं। तुम मुझे पाई नहीं पहचान, तो यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं है। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है निरंतर, ठीक है, क्या होता है, अनिमेष का मतलब होता है निरंतर, क्योंकि जब कोई अजनबी व्यक्ति किसी बच्चे के सामने आता है तो वो लगातार उसे देखे जाता रहता है, निरंतर उसे टकटकी लगाकर उसे देखता रहता है। थक गए हो, लगता है, तो वो अजनबी कहता है लगता है तुम मुझे निरंतर देखते देखते थक गए हो। आँख लूँ मैं फिर, तो क्या मैं जो है अपनी आंखें फिर लूँ, मैं तुमसे अपनी नजरें चुरा लूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, चलो कोई बात नहीं, आज हम पहली बार मिले हैं तो हमारा तो उस अजनबी का और उस बच्चे का जो है आपस में कोई पहचान नहीं हुआ है, एक दूसरे से कोई मुलाकात या परिचय नहीं हुआ है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी ये माध्यम, तुम्हारी माँ हमारे और तुम्हारे बीच में जो है माध्यम न बनी होती, तो मैं न सकता देख, तो मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाता, मैं न पाता जान और ना ही मैं तुम्हें कभी जान पाता कि तुम कौन हो, है। और ये सब के लिए तुम्हारी माँ ने जो है बीच की कड़ी का काम किया है। तो कह सकते हैं कि कवि नागार्जुन ने बहुत ही जो है मनोहारी ढंग से जो है वर्णन किया है। तुम्हारी यह दंतरुत मुस्कान, ठीक है, तो कवि कहता है कि तुम्हारी यह जो दंतरुत मुस्कान है ये बहुत ही लुभावनी है, बहुत ही मनमोहक है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तो आगे कवि कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी जन्म देने वाली माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, ठीक है, प्रवासी माने बाहर रहने वाला, बाहर रहने वाला, ठीक है, तो प्रवासी में होता है बाहर रहने वाला, क्योंकि मैं तो चिर प्रवासी हूँ, सदैव घर से बाहर रहता हूँ, कहीं इधर तो कहीं उधर। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, क्योंकि मैं तो अतिथि हूँ ना, कभी कभार आता हूँ। हाँ, प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तो तुम्हारा मुझसे क्या संपर्क है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारे और तुम्हारे बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं तो अतिथि की भांति आता हूँ। उंगलियाँ माँ की कराती रही मधुपर्क, और तुम्हारी माँ की उंगलियाँ तुम्हें जो है मधु का पान कराती रही हैं। देखते तुम इधर कनख की मार, और तुम मेरी ओर जो है तिरछी, कनख की मार का मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना, तिरछी
नज़र से देखना। ठीक है, देखना। तो बालक, लगता है तुम मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, जबकि हम और तुम दोनों आमने सामने हैं, तो तिरछी नज़रों से देखने का ये क्या अर्थ समझें। तब तुम्हारी दंतरुत मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और जब तुम ये छोटे छोटे दांतों के साथ किलकारी मारकर जब तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो तुम्हारी छवि बड़ी ही सुंदर ना, बहुत ही जो है सुंदर प्रतीत होती है। इस तरह से कवि ने जो है बच्चे की दंतरुत मुस्कान का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। अब इसके बाद हम सेकंड भाग है इसका, उसका वर्णन करते हैं। तो आगे ले चलते हैं हम आपको। हाँ, फसल। तो यहाँ पे संदर्भ, तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के फसल नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, फसल नामक पाठ से लिया गया है। तो फिर हो जाएगा प्रसंग। प्रसंग, तो प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत पद में जो जिस प्रकार से धरती, पानी, आकाश, है ना, वर्षा आदि का जो भी संपर्क होता है, ये सब चीज़ों के मिलने से जो फसल बनती है, उसका बहुत ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। फिर अंत में होती है व्याख्या। फिर हम करेंगे इसकी व्याख्या। एक के नहीं, दो के नहीं, यानी कि जो फसल है वो किसी एक का गुणधर्म नहीं है, ना ही दो चीज़ों का गुणधर्म है। ढेर सारी नदियों का पानी का जादू। तो कभी कहता है ये जो फसल जो उगी है, किसान ने जो मेहनत करी है, केवल ये मेहनत का परिणाम नहीं है, ना ही वर्षा का परिणाम है, ना ही धूप का परिणाम है ना, और ना ही ढेर सारी नदियों का जादू है। ठीक है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा एक की नहीं। तो इस प्रकार से कहता है कवि कि ये जो फसल जो खेतों में खड़ी है, ये किसी एक चीज़ का परिणाम नहीं है, कि ना ही कह सकते हैं कि किसान की केवल फसल का परिणाम, किसान की मेहनत का परिणाम हो, कि केवल धूप का परिणाम हो, कि केवल जल का परिणाम हो, कि नदी के जल का परिणाम हो, या वर्षा के जल का परिणाम हो। नहीं, तो कहीं ना कहीं जल, है ना, धरती, मिट्टी और वायु और सूर्य का तेज या प्रकाश कह सकते हैं, कुल मिला के इन सभी चीज़ों का ये मिला जुला परिणाम है। तब जाकर के हमारी फसल तैयार होती है, यानी कि कह सकते हैं तब जाकर के एक किसान की फसल जाकर तैयार होती है। तो इस तरह से कवि ने कहा है कि ये किसी एक चीज़ का परिणाम नहीं है। हाँ, तो आगे कवि ने कहा है तो दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो ये कई प्रकार की मिट्टियों का गुणधर्म है, क्योंकि हमारे भारत में जैसे कि जो है 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जा सकता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये कई प्रकार की मिट्टियों का गुणधर्म है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं हुआ है, नदियों के पानी का जादू। तो कभी कहता ही जो फसल जो खेतों में जो उगी है वो क्या है? अरे तो कुछ नहीं है, वह है नदियों के पानी का जादू है वह। तो कभी का मानना क्या, ये जो है नदियों का पानी है जो सिंचाई के माध्यम से खेतों में पहुंचा है, तो उस पानी का जादू है उसका किसान की फसल का तैयार होना, या यूँ कहें ये हाथों की गरिमा है, या जो है हाथों के स्पर्श की महिमा है, कि किसान ने अपने जो है कठोर परिश्रमी हाथों से उसमें जो कार्य किया है उसके हाथों की गुणधर्म है, या हाथों की महिमा है। भूरी, काली, संदली मिट्टी गुणधर्म है, या जो 6 प्रकार की मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं उनका गुण है कि उनके गुण से किसान की फसल तैयार हुई है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, या यूँ कहें कि सूरज की किरणें जो है एक परिवर्तित रूप में आकर के उसके फसल में समा गई हैं। सिमटा हुआ संकोच है या हवा के थिरकन का, या हवा के थिरकने से फसल तैयार हुई है। तो कवि कहना चाहता है कि इसमें केवल एक चीज़ का नहीं है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि फसल जो है ना किसी एक का गुणधर्म नहीं है,
फसल तैयार होने में सभी का बराबर योगदान रहता है। जैसे जल, ठीक है, हवा, मिट्टी, वायु, ठीक है, और प्रकाश। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो फसल है वो इन सभी चीज़ों का मिला जुला एक रूप होता है, और तब जा कर के एक किसान की फसल तैयार होती है। तो कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे समझा होगा। और बस इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।